जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। साथियों, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं रस के संदर्भ में। किसके? रस। और रस में भी मैं आपको बता दूं कि यह है भाग 4। क्या है? भाग 4। इसके पहले मैंने आपको बताया था भाग 1, और भाग 1 में मैंने आपको समझा दिया था रस का भावार्थ क्या है, उसका अर्थ क्या है, शब्दार्थ क्या है। ठीक ना? तो उसका अर्थ होता है आनंद, ये मैंने बता दिया था। ठीक ना? रस का अस्थाई भाव क्या होता है, ये भी मैंने बता दिया है पार्ट 1 में। ठीक ना? कितने रस होते हैं, ये भी मैंने बताया है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, ये भी मैंने बता दिया है पार्ट 1 में। ठीक है? पार्ट 2 में भी मैंने इम्पॉर्टेंट बातों पे मैंने चर्चा कर दी है। कौन कौन सी बातें? जैसे मान लीजिए कि विभाव किसे कहते हैं, अनुभाव किसे कहते हैं, संचारी भाव किसे कहते हैं। ठीक है? इसकी कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है? ये सब मैंने विस्तार से बता दिया पार्ट 2 में। किसमें? पार्ट 2 में। एक पार्ट 3 थी। पार्ट 3 में मैंने रस के बारे में बताते हुए बताया कि रस से संबंधित कौन कौन से देवता होते हैं। कई बार कमेंट मतलब कि अगर आप रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, तो सिंपल सी भाषा में इंटरव्यूअर आपसे पूछ देते हैं कि ये बताइए कि विष्णु भगवान का संबंध किस रस से है। ठीक ना? या फिर शिवगण। आप चलिए बताइए, अगर आपने देखी है वीडियो तो आप बताइए कि अगर आपसे पूछा जाए कि शिवगण, इनका संबंध किस रस से है। ठीक? किस रस से है, आप बताइए। एक भगवान है गंधर्व। क्या? गंधर्व। इनका संबंध किस रस से है, आपको पता है? अगर नहीं पता है तो जो इसके पहले वाली वीडियो है पार्ट 3, उसको जरूर देख लीजिएगा। कभी कभी वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग से भी पूछ लेता है क्वेश्चन। रंगों का रस से संबंध होता है। ठीक ना? ये तो सभी को पता है कि हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। ठीक ना? हास्य रस के 2 पार्ट्स हैं। हास्य रस का अस्थाई भाव हास है। श्रृंगार रस के 2 पार्ट्स हैं, 2 भाग हैं, वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार, ये सबको पता है। लेकिन वर्ण से, जैसे मान लीजिए कि आपको बताना हो कि धवल इस रंग का, वर्ण मतलब होता है, वर्ण का मतलब होता है, वर्ण कहिए या फिर रंग कहिए। तो धवल का संबंध किस रस से है, लाल का संबंध किस रस से है। मैंने आपको ट्रिक से बताया था ना कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। और जब इंसान क्रोध में आता है तो चेहरा कैसा होता है? लाल। इस तरह का ट्रिक बना के देखो। याद करना बड़ी बात नहीं है, याद किए रहना और याद रखना बड़ी बात है। क्योंकि परीक्षा देने जा रहे हो, बहुत कुछ पढ़ के जाओगे। अगर मान लीजिए कि आप सही करके आओगे, तब माना जाएगा कि हाँ आप सच में पढ़े हो। पढ़ने को तो सब पढ़ते हैं, लेकिन जहाँ गोला भरना होता है वहाँ गोला गलत भर के चले आते हैं और रिजेक्ट हो जाते हैं, या फिर इंटरव्यूअर पूछ देता है, गलत हो जाता है। ठीक है? तो इन चीज़ों को मैंने पढ़ा दिया है, आप सभी को बता दिया है। आज भाग 4 हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भाग 4। और भाग 4 में बहुत मतलब कि इम्पॉर्टेंट बातों को हम पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये एक वाक्य होता है, एको रसः करुणा येव। क्या होता है? एको रसः करुणा येव। ओके, ये है। आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछता है, जिसे आप ही हमें बताओ। इसका जवाब मैं अभी नहीं दूंगा, ठीक ना? अभी नहीं बताऊंगा आपको। आप हमें बताइए, एको रसः करुणा येव, यह पंक्ति किस आचार्य की है, किस विद्वान की है? कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। ऐसी ऐसी जो पंक्तियां पूछी जाती है ना रस से, किससे? रस से, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करो, ठीक ना? शिक्षक बनना चाहते हो, लेखपाल बनना चाहते हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक ना? तो फर्स्ट पेपर में हिंदी से क्वेश्चंस आते हैं और वहाँ पे ऐसी ऐसी पंक्तियाँ पूछी जाती हैं। अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हो तब तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन सभी पंक्तियों को क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में आप रख सकते हो। आप हमें बताइए ये पंक्ति किसकी है, ठीक है? ऐसी ऐसी पंक्तियों को हम आज पढ़ेंगे, क्योंकि यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ, रिलैक्स होके, ठीक ना? ताकि आप रिलैक्स होके समझो
जैसे आपको एहसास होना चाहिए कि आप क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है, रिलैक्स होके। अब सुनो, इन पंक्तियों को पढ़ाने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों की मैं चर्चा कर दूं। जैसे मैंने कल बताया था ना कि रसराज, क्या बताया था? रसराज। रसराज किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? श्रृंगार रस को। क्या कहते हैं? किसे कहते हैं? श्रृंगार रस को। आप बताइए श्रृंगार रस के कितने मतलब भेद होते हैं? मैंने बताया था पहले ना, आप सभी को पता होना चाहिए कि इसके 2 पार्ट्स हैं। पहला संयोग श्रृंगार, ठीक ना, और दूसरा क्या होता है? देखो, ये लिखना अपने आप में कला है। जब इंटरव्यू आप देने जाओगे ना, चाहे हिंदी साहित्य के लिए कोई परीक्षा देने जाओगे, तो अशुद्ध अशुद्ध शब्द लिखने के लिए आता है। तो वो कह देंगे श्रृंगार लिखिए, तो जो बहुत ज्ञानी टाइप के होते हैं ना, ठीक ना, वो ऐसे लिखते हैं श्रृंगार, ठीक ना, लिखेंगे ऐसे श्रृंगार और भर्ती पे आ जाएगी अंगार, सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो ये गलत होता है, ठीक ना, क्योंकि आपका र इसी में छिपा है, तो इसलिए ए नहीं लगाओगे आप, काट दो इसको, ठीक ना, कुल्हाड़ी से काट दो पूरा। श्रृंगार आपका ऐसे होता है, ठीक ना। तो संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार, ठीक ना, वियोग श्रृंगार। अब देखो, संयोग श्रृंगार के बारे में मैंने बता दिया था कि जब वाक्य सेंटेंस में ही सब कुछ, शब्द में ही सब कुछ छिपा हुआ है। संयोग मतलब मिलन, मतलब प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से जब मिले हुए हैं और एक दूसरे को पाकर खिले हुए हैं, तो उनके मन में जो रस प्रवाहित होगा, जो भाव प्रवाहित होगा, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संयोग श्रृंगार। मतलब क्या, यहाँ पे क्या होता है? मिलन होता है। ओके। एक होता है वियोग, मतलब कि बिछड़न, विप्रलम्भ कहते हैं इसको, ठीक ना। यहाँ क्या होता है? बिछड़न। ये आप सभी को पता ही है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है, ऐसे नहीं बनता है। क्वेश्चन बन जाता है कि जो वियोग श्रृंगार है, इसके कितने भेद होते हैं? आपको पता है वियोग श्रृंगार के कितने भेद होते हैं? आप हमें यही बता दीजिए, ठीक ना, कितने भेद होते हैं। और एक तो भेद कितने होते हैं ये आप बता दीजिए, दूसरे कितनी काम दशाएं होती हैं, ठीक ना। 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। वियोग श्रृंगार के वियोग के भेद कितने होते हैं और वियोग के काम दशा कितने होते हैं? क्या? काम दशाएं, काम दशाएं। और देखो, अगर आप मान लो कि टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी की परीक्षा देना चाहते हो, यूजीसी नेट की परीक्षा देना चाहते हो, वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डीप में पढ़ा रहा हूँ, और अभी मैं बताऊँगा ना तो आपको सिंपल लगेगा, लेकिन जैसे इंटरव्यूअर ही आपसे पूछ देगा, आप नहीं बता पाओगे। जैसे मान लो कि एक होता है पूर्वानुराग, ठीक है। भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? 4 भेद होते हैं। मैं आपको समझा दे रहा हूँ। पहला होता है पूर्वानुराग, दूसरा होता है मान, तीसरा होता है प्रवास, और चौथा क्या होता है? करुण विप्रलम्भ, ठीक है। इसमें से सब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पूर्वानुराग, ठीक है। क्या होता है? पहला पूर्वानुराग। ये पूर्वानुराग क्या है? क्या है? ये सब वियोग के अंतर्गत आता है। पूर्वानुराग है क्या? आपको पता है? सिंपल सी भाषा में समझिए कि जैसे मान लो कि कोई प्रेमी है और कोई प्रेमिका है, एक दूसरे से मिले नहीं हैं, दूर दूर हैं। जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है ना कि हमें किसी के प्रति प्रेम हो जाता है, किसी के बारे में हम सुन लेते हैं। जैसे मान लो कि किसी ने हमसे कहा कुछ, ठीक ना। नागमत वियोग वर्णन में भी क्या, उसमें भी इस तरह की बातें थी। अगर आपको पता होगा वो कहानी, आप जानते होंगे। वो कहानी तो हम नहीं पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, हम रस की ही बात करेंगे। जैसे मान लो कि मैं प्रेमी हूँ, कोई प्रेमी क्या है मान लो कि, और मान लो कि जैसे ABCD कोई भी है, ठीक है, और मान लीजिए कि यह कहीं और है, ठीक है। यह क्या है? यह प्रेमी है और यह क्या है? प्रेमिका है, ठीक है। एक दूसरे से मिले हुए नहीं हैं, ओके। और यह इसके बारे में सुन रही है कि इसके अंदर बहुत क्वालिटी है, बहुत नॉलेज है, बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा नृत्य करता है, और यह इसके बारे में सुन गई। अब इसके मन में क्या, कुछ कुछ होता है,
क्या करूँ ढाई, मुझे नींद न आए, ये स्थिति इसकी हो गई है। ठीक है, बेचारी सो रही है तो इसी के बारे में सोचकर कैसा होगा ये, काश कभी मिल जाता, नहीं कुछ तो देख ही लेती कैसा है, बहुत इसके बारे में सुनती हूँ। ठीक है, ये देखो, ये जो मतलब कि जो नई जवानी जब चढ़ती है ना, जिसे मन तो कहते हैं ना कि नई कली अभी खिल रही है मन में, हाँ, उस समय इस तरह के अभाव ज़्यादा आता है, समझ गए ना कि मतलब किसी के बारे में सुन लिए, जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है ना, कोई टॉप कर गया, ध्यान दीजिएगा, कोई टॉप कर गया, अब उसके बारे में कोई सुन रही है तो उसके मन में आ जाएगा कौन है वो, सोचो कैसे वो पढ़ता है। ठीक है, मतलब कि ये सात्विक भाव ही है, प्रेम का उच्च स्तर है, कोई मतलब इधर उधर की बात नहीं, वो अच्छी बातें ही, लेकिन अंदर अंदर इसको प्रेम हो जाता है कि कैसा है, उसको उससे बहुत कुछ सीखना भी है, थोड़ा मिलना भी है। ठीक है, तो जब किसी के गुण को सुनकर, उसके फोटो को देखकर, शादी के लिए कभी कभी जाता है ना फोटो, तो फोटो को देखकर भी, लड़की की फोटो गई है, लड़की देख चुकी है, अब फोटो देख चुकी है, इतना ही उसको प्रेम हो चुका है। अब घर में माता पिता कहेंगे नहीं शादी वहाँ नहीं होगी, तो लड़की को लगेगा मतलब मछली की तरह छटपटाएगी। उधर लड़की को अगर लड़की के फोटो पसंद आ गया है तो मन में मतलब कि प्रेम की कली खिल चुकी है, समझ गए ना। अब इनको यही है कि काश जल्दी से शादी हो जाती, समझ गई नहीं बात को, ये असलियत है। और मान लो कि एक माता पिता के सामने थोड़ी कहेंगे कि जल्दी अब कर ही दो, चलो बारात लेके, ऐसा तो कहेगा नहीं, लेकिन मन में लड्डू फूटता है। तो इस तरह का जो प्रेम होता है ना, इसे कहते हैं पूर्व अनुराग, मतलब मिलन से पूर्व का अनुराग। अनुराग मतलब होता है प्रेम। ठीक है, ये बार बार पूछता है। इसके साथ एक होता है मान, एक होता है प्रवास। प्रवास का मतलब जानते हो ना, कहीं और जाके वो रहने लगा, जैसे साथी में था प्रेमी, प्रेम क्या कोई भी, अब बिछड़ चुका है, कहीं और जाके वास कर लिया, प्रवास, तब उसके बारे में सोच सोच के मन बेचैन होता है, जिसे कहते हैं प्रवास कहते हैं। ठीक है, एक होता है करुण विप्रलम्भ, चौथा, चार मैंने बताया ना, तो पूर्वानुराग हो गया, मान हो गया, प्रवास हो गया, करुण विप्रलम्भ। विप्रलम्भ का मतलब वियोग ही होता है, करुण का मतलब करुण भाव, मतलब अब मिलन नहीं होगी तो मैं तो मतलब कि करुणा की वो स्थिति, मतलब कि अब लगता है कि प्राण निकल जाएगा उसके बिना, नहीं कहते हैं कि अब हमको मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, मतलब कि कली भी खिली है ना तो भी फूल की तरह लग रही है, फूल भी फूल की तरह लगते हैं। ये स्थिति क्या है, ये भेद है, चार भेद होते हैं। ठीक, काम दशाएं कौन कौन सी होती हैं, वियोगावस्था में काम दशाएं कौन कौन सी होती हैं, इसको आराम से देखो, समझना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे सोच रहे होंगे कि गुरुजी यही पढ़ा रहे हैं, कितना लंबा खींच रहे हैं। देखो, एक बार खींच दूंगा, बार बार खिंचाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ खींच दूंगा, परीक्षा में नहीं खिंचाओगे, यहाँ घबरा के पढ़ोगे ना जल्दी जल्दी, हमको क्या लेना देना है, टप से बता देते। चार भाग होते हैं, पूर्वानुराग, मान, प्रवास, करुण, विप्रलम्भ। चलिए आइए हम काम दशा पढ़ते हैं। 10 काम दशा होती हैं, स्मृति होता है, अभिलाषा होता है, इसको देख लीजिए। अरे भाई, इस तरह से तो किताब में भी पढ़ा हुआ है, समझना जरूरी है। रिलैक्स होकर धैर्य धारण करो, आराम से पढ़ो। ठीक है, कि रस से चाहे इंटरव्यू में कुछ भी पूछे या लिखित परीक्षा में पूछे, कहीं से पूछे, करके आना। 10 काम दशाएं। काम दशाएं कितनी होती हैं, 10। एक एक शब्दों को आप चाहो तो कॉपी में लिखो, मैं एक एक शब्दों को समझाऊंगा भी और बोलूँगा भी। जैसे अभिलाषा, अभिलाषा का मतलब क्या होता है, इच्छा। ऑप्शन देगा 4 ऑप्शन में कि वियोग श्रृंगार के अंतर्गत 10 काम दशाएं होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सी काम दशा नहीं है। 4 ऑप्शन देगा, 4 में से 3 ये दे देगा और एक कोई और दे देगा, उसी में से छांटना होगा। पहला होता है अभिलाषा। ठीक, अभिलाषा मतलब इच्छा, मिलन की इच्छा। दूसरा चिंतन, मतलब कहीं भी रहो, पढ़ाई, कभी कभी किसी से प्रेम होता है ना, अब प्रेम हो गया और उससे बिछड़न हो गया। जैसे मान लो कि हमें आज भी याद आ रहा है, जैसे मान लो कि क्लास में हैं और किसी के प्रति मन लग गया है, ठीक ना, लग गया। अब घर आ गए, होमवर्क गुरुजी ने दे दिया है, अब बैठ गए हैं किताब पढ़ने, किताब में वही मुस्कुरा रही है। ये टाइम तो 1 घंटा बीत गया, 1 घंटा में 1 पेज नहीं पूरा पढ़ पाए। हाँ, ये असलियत है, मतलब आप बीती सुना रहा हूँ। 1 घंटा के पूरी रात बीत गई, ऐसे देखते देखते वो मुस्कुरा रही है किताब में से, मैं उसको देख के मुस्कुरा रहा हूँ और 1 लाइन नहीं याद हुआ।
ठीक है। तो ये क्या है, ये चिंतन है, उसके बारे में चिंतन करना, दिमाग में वही नाचती है। इसलिए कहते हैं जब तक सिलेक्शन ना हो जाए तब तक कहीं कनेक्शन ना हो, समझे ना, क्योंकि चिंतन ही होता रहता है। स्मृति, उसकी यादें आती रहती हैं। गुण कथन, कहीं भी रहो उसी के गुण गाते रहो, हा क्या अपने कृष्ण है, क्या मेरी गोपी है, ठीक ना। यही मतलब कोई गुण भी गाए, कोई उसकी बात कर देना तो सुनते हैं कान पार के गया, उसकी बात हो रही है, अच्छा आदमी है, मतलब काश बहुत अच्छा है, ठीक है। स्मृति, गुण कथन, उद्वेग, मतलब उससे मिलने के लिए बेचैनी, उद्वेग माने क्या होता है, बेचैनी। प्रलाप, बेचैनी के मतलब चरम सीमा पे जाके बस अब मतलब नहीं मिलेगा तो फिर जीना किस काम का है, जीना, हाँ। उन्माद, आप क्या एक देखते हो ना, मतलब कि एक वो आ जाता है, जहाँ लक्ष्मी कैद है, वो कौन सी कहानी है, राजेंद्र यादव की, लक्ष्मी कैद है ना, उसमें फेंकती है उठा उठा के, हाँ, वो उसे उन्माद कहते हैं। तो पता चलता है उसे बीमारी है कि किसी से प्रेम है, यही उधेड़ बन चलता है ना उसमें कहानी में, सुन जाकर पढ़ लेना। उन्माद आता है। ज्वर, जब किसी से वियोगावस्था में रहते हैं, दिन रात उसी को सुनेंगे, सोचेंगे, उसी के बारे में बात करेंगे, गुणगान गाएंगे, ठीक है। तो एक समय क्या आएगा, खान पान पे ध्यान नहीं देंगे तो ज्वर हो जाएगा, बीमारी तो होगी ना, बीमारी हो जाती है। जड़ता, कभी क्या होता है, कभी कभी रोटी बना रही हूँ, रोटी जल गई, मम्मी बाहर चले, का जरता, पता चलता किचन में हम हैं, जड़ता है। रोटी पे देख रही हूँ, ध्यान कहीं और है, मतलब जड़त्व की स्थिति, रोटी जल गई, सब्जी जल गई, बेलना हाथ में पकड़ी हूँ लेकिन ध्यान में कोई और है, इससे कहते हैं जड़ता, ठीक है, जड़त्व की स्थिति। लड़कों के साथ भी यही होता है और ये बहुत खतरनाक स्थिति होती है। किसी से मान लीजिए प्यार हो गया, फिर उसे वियोगावस्था हो गया, ठीक है, उसके बाद से जड़त्व की स्थिति आ जाती है, ठीक है। ये होता है एक जड़ता, ठीक। ये क्या है, काम दशाएं हैं। क्या है, काम, काम का मतलब जानते हो ना, काम की दशाएं हैं। काम वासना से ग्रसित व्यक्ति, प्रेम हो चुका है बस, अब कोई आए इससे बचाए, ठीक है। मरण, अंत में क्या होता है, मरण हो जाता है। देखो मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं ना, लेकिन जो मतलब कि प्रेम में पड़ा होगा ना, वो महसूस कर पा रहा होगा। अंतिम स्थिति मरण की स्थिति होती है। हम नहीं कहते हैं कि अगर यह मुझे नहीं मिलेगी, अगर नहीं मिलेगी तो फिर यही है मेरे लिए, क्या है, यही है, समझ रहे नहीं क्या चीज़ है, और या तो यह है मेरे लिए या फिर यह है मेरे लिए, ठीक है, या फिर यह है मेरे लिए, ये समझ रहे हो ना क्या चीज़ है। बहुत यहीं जाकर लेट जाते हैं और बहुत इस पर लटक जाते हैं, क्यों, क्योंकि उससे मेरे को प्यार था लेकिन वो मिल नहीं पाई, ठीक ना, समझ गई नहीं बात को। तो वियोगावस्था की यह चरम स्थिति है। ये काम दशा की अंतिम स्थिति क्या है, मरण, ये 10वां स्थिति है। और भगवान न करे केहू के कबो होखे प्रेम रोग, भगवान न करे केहू के कबो होखे प्रेम रोग, नींद चैन उड़ जाला, भला बुरा कहे सब लोग, और न लगे भूख ही। भगवान न करे केहू के कबो होखे प्रेम रोग, नींद चैन उड़ जाला, भला बुरा कहे सब लोग, और न लगे भूख ही, न लगे भूख ही, न लागे पियसिया, बात कहें साँचे सुनील चौरसिया, बात कहें साँचे सुनील चौरसिया। ये पता नहीं कहाँ से भी भाव आ गया। तो इस तरह की पंक्तियाँ हैं। तो इस कंडीशन में मत आना भैया प्लीज़, मतलब कंट्रोल में रहना, ठीक ना। ये काम दशाएं 10 होती हैं, आप लिख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस पूछता है, ठीक ना, आराम से लिख लीजिए। ये रेल की पटरी मिटाओ, फांसी मिटाओ, ये सब क्या बना दिया, ठीक ना। ये वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार ये सब है, ठीक ना। तो ये मैंने क्या पढ़ा दिया आपको, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, ठीक ना। कैसा लगा बताना ज़रूर। आराम से मैंने पढ़ाया है, रोज़ से थोड़ा सा तरीका बदल के, आराम से समझना। और जो ध्यान से 1-2 बार वीडियो देख लेगा ना, उसको तो याद होना तय है। अब देखो अभी तक बहुत मतलब वियोग में जी लिए ना, अब आइए हास्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक ना। क्या, हास्य रस, ओके। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है जी, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास क्या होता है, हास, ये मैंने पहले बता दिया है।
इसका वर्ण क्या होता है, इसके देवता कौन कौन से होते हैं, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दो, क्योंकि मैंने पहले पढ़ा दिया है। और अगर मान लो कि आपको याद है तब तो कल्याण है, बहुत अच्छी बात है। तो आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही है और ये आपके सॉफ्टवेयर भी अच्छा काम कर रहा है, हार्डवेयर भी अच्छा काम कर रहा है। अगर नहीं याद है, सिर खुजला रहे हो कि अरे यार हास्य रस का वर्ण क्या होता है, देवता क्या होता है, भाई रात ही में तो गुरुजी ने बताया था, मैंने वीडियो देखी थी। दिमाग में नहीं आ रहा है तो समझो कि मतलब कि नहीं पढ़ रहे हो ध्यान से, पढ़ना ध्यान से। यहाँ पे हम कुछ नहीं बताएंगे, आपको बताएंगे हास्य रस के कितने भेद होते हैं। तो इसके कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। क्या, 6 भेद हो। और इसको मैं 3 पार्ट्स में बांट ले रहा हूँ, उत्तम, मध्यम, अधम। उत्तम, मध्यम और अधम, ठीक ना। ये क्या है, 3 पार्ट्स हैं, आराम से सोचिएगा। किसके, हास्य रस के। अब तीनों के 2 पार्ट्स हैं। कितने कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं। चलो यहाँ से मैं सुंदर भी बना ले रहा हूँ, नहीं तो कहोगे कि गुरुजी वैसे रफ में पढ़ा रहे हैं। हमें पता है कुछ कुछ ऐसे कमेंट करते हैं ना, लगता है हमको पढ़ा रहे हैं सब, हम में कमी निकाल रहे हैं सब जी। कमेंट में जाके देखो, गुरुजी ऐसे बोल रहे हैं, गुरुजी वैसे बोल रहे हैं। देखो मुझ में जितनी तुमको कमी दिख रही है ना, यही कमी एक्सेप्ट कर लो, सफल हो जाओगे। जो तुमको मुझ में कमियां दिख रही हैं ना, इन कमियों को ही सीखो, ठीक ना, सफल हो जाओगे। क्योंकि जो तुम्हारी अच्छाइयाँ हैं ना, उन्हीं अच्छाइयों को जकड़ के रखे हो, इसलिए सफल नहीं हो रहे हो, सिलेक्ट नहीं हो रहे हो। समझ गए ना। तुम बहुत अपने आप को गंभीर, बहुत भारी भरकम बना के रखे हो ना, वो अहम से निकल जाओ। जो कमेंटबाजी जो करते हो ना, हमको बड़ी हंसी आती है। हमारे चेले हमको सिखा रहे हैं। समझ गए ना। उम्र भले आपकी 45 साल की है, उम्र भले 45 की है, लेकिन सीखना बहुत आपको बाकी है। क्योंकि अहम से लद जाओगे ना, सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। तो कमेंटबाजी मत करो ज़्यादा, ध्यान से सीखो। आज जो कमेंटबाजी कर रहे हैं ना, फ़ोन करना मेरे पास, मैं टेस्ट लूँगा, टेस्ट लूँगा गुरुजी। मैडम ध्यान से सुनिए, मैं टेस्ट लूँगा। आज जो व्हाट्सएप पर कुछ दिया कमेंट करती है ना, एक दिन फ़ोन करूँगा मैं, बताइए। ज्ञान हमको कम दो, पहले ज्ञान ले लो, सिलेक्ट हो जाना। हमको पढ़ाना, हम आएंगे आपके पास पढ़ने, हम आपको गुरु दक्षिणा देंगे और आपसे पढ़ेंगे। वो समय भगवान करे जल्दी आए, आप सिलेक्ट होइए। देखिए हास्य रस के 6 भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम, अधम में दोनों में। उत्तम क्या होता है, स्मित और हसित। क्या होता है, स्मित और हसित, ठीक। ये क्या है, उत्तम में। शायद आप पहले पढ़े होंगे, भूल गए थे, फिर से दोबारा लिख लीजिए, ये पूछता है परीक्षा में। मध्यम में क्या होता है, विहसित, अवहसित। क्या होता है, विहसित और अवहसित, ठीक है गुरुजी। हाँ, अब ये छोड़ दें क्या, कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। टाइप तो कुछ कुछ करते हो तुम लोगों को पता है। ये कहे वीडियो मैंने भेजी, वीडियो चल रही है, अब वीडियो देखना छोड़ के आके हमको ज्ञान दे रही है, गुरुजी आपने वीडियो क्यों पब्लिक कर दी। अरे हद है यार। एक था वो ऐसे कुछ कुछ करता था, और जब रिजल्ट आ गया पता चला वो 100 के आसपास नंबर है, अब शांत हो गया है। देखो संकीर्ण विचारधारा रहेगी ना, जीवन में सफल नहीं हो पाओगे। पब्लिक हो गई वीडियो, नहीं पब्लिक है, उससे आपको क्या लेना देना है, आपको तो ज्ञान चाहिए ना। किताब में तो किताब है, पब्लिक है, कोई पढ़ ले, जितना पढ़ोगे उतना पाओगे। वीडियो पब्लिक है, जो पढ़ेगा पाएगा। क्या दिक्कत है दादा, परेशान मत हुआ करो, अपने पे ध्यान दो। अपहसित, अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के हमको ज्ञान दे रहा है, गुरुजी पब्लिक कर दिए, गुरुजी मत कीजिए। हम सोच रहे हैं यार वीडियो लाइव चल रही है, क्या कर रहा है आके। अति हसित, कैसे कैसे हमारे महापुरुष बच्चे हैं। सुनो, स्मित हसित उत्तम के अंतर्गत आता है, विहसित अवहसित मध्यम के अंतर्गत आता है, अधम में क्या आता है, अपहसित अतिहसित। जैसे मान लो अधम हंस, ये ना हंसने की भी एक लिमिट होती है, समझो, शब्द को समझो। अधम हंसी कौन सी है, अतिहसित, हा 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 हा। कुछ लोग हंसते हैं ना, कान फाड़ देंगे। यहाँ हंसेंगे, कोई सोया रहेगा, दादाजी सोए हैं, जग जाएंगे, क्या कर रही है, हंस रही है, क्या कर, हंस रही है, काहे हंस रही हो जी, बाबा तू काने में रुई डाल लो। ये कोई बात हुई,
तुम अति हंसित मत करो, तुम हंसित हंसो, प्यार से हंसो, ऐसे हंसो कि किसी का दिल खिल जाए। ठीक, स्मित मुस्कुराओ, मंद मंद मुस्कुराओ। ठीक ना। मध्य में विहसित, थोड़ा तेज तेज हंसना। अवहसित, एकदम धीरे धीरे हंसना, मन मार के हंसना, ये सब मध्यम के अंतर्गत आता है। अपहसित, अपहित थोड़ी होता है जी, अपहसित होता है। कहाँ देखो तो ये गलत हो गया, तो मिलो ध्यान मेरा भटका देते हो, क्या करूँ। सारी गलती किसकी है। अपहसित, अपहसित, ठीक ना। अपहसित एक अधम के अंतर्गत आता है। अतिहसित, अपहसित मतलब एकदम, और अतिहसित मतलब समझ गया ना, ये होता है इसका भेद। ठीक है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातों को मैं बता दूं। वीर रस, आचार्यों ने वीर रस, ठीक ना, वीर रस मतलब वीरता कितने प्रकार का, इसको मिटा रहा हूं। ठीक, देखो रस को मैं ऐसे पढ़ा दूंगा ना कि फिर बार बार पढ़ने की झंझट खत्म। ठीक है। वीर, वीर कितने प्रकार के होते हैं जी। युद्ध वीर, दान वीर, कौन कौन वीर। ठीक है। ये वीरों के 4 भेद होते हैं। कौन कौन? 4। ध्यान से सुनो, लिख लो। दान वीर, दान करने में सबसे आगे। दान वीर, दया वीर, युद्ध वीर, धर्म वीर। क्या? दान वीर, दया वीर, युद्ध वीर, फिर धर्म वीर, धर्म के क्षेत्र में भी वीर। ये 4 प्रकार होते हैं, लिख लीजिएगा। ये भी कभी कभी पूछ देता है परीक्षा में कि वीर कितने होते हैं। और वीडियो के अंत में मैं इंपॉर्टेंट बातों को बता रहा हूँ, जैसे कुछ श्लोक हैं, जैसे मैंने कहा था ना कि एको रसः करुणा ये किसका कथन है। आपने अभी तक कमेंट नहीं किया है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ठीक है, तब मैं जानूंगा आप कितने ज्ञानी हैं। जैसे मान लीजिए आचार्य, कौन सा आचार्य किस रस को मूल रस मानता है और उसका कथन क्या है, ये हम देखेंगे। आराम से देखिए, लिख लीजिए, कॉपी निकालिए, पेन लिखिए, निकालिए, लिखिए। आचार्य, ठीक, मूल रस, ठीक, और कथन, कथन या वाक्य। ठीक ना, इसको भी पढ़ना है, आराम से देखिएगा। अच्छा देखो, जैसे इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो रस पढ़ाने के लिए कैसे हम मतलब कि बच्चों के साथ जुड़ाव करें, ठीक ना, व्यवहारिक जीवन से कैसे जोड़ के हम रस को पढ़ाएं। पार्ट 1 देख लेना, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि रस को कैसे पढ़ाएं, तो कैसे क्लास में शुरू करें। जैसे इंटरव्यूअर के सामने जा रहे हो, कैसे शुरू करोगे, इसको समझना है तो पार्ट 1 देखना। ठीक है। ये आचार्य हो गए, मूल रस कौन कौन सा है, वाक्य कौन कौन सा है, ठीक है, इसको जानना है। ओके, ये सब जानना है। देखिए पहला, एक आचार्य हैं भवभूति, ठीक है, कौन है? भवभूति। भवभूति ने किस रस को प्रधान रस माना है, मूल रस माना है? करुण रस को। किसको? करुण रस। और इन्हीं का वह कथन है जो मैंने शुरुआत में, वीडियो की शुरुआत में मैंने पूछा था कि क्या कथन है? एको रसः करुणा एव। क्या है? एको रसः करुणा एव। ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, अनगिनत बार परीक्षा में आ चुका है और इस वीडियो का समझो सार है यह कथन। 1 अंक आपके लिए निश्चित है, लिख लीजिए। ठीक है। दूसरे आचार्य को देखो, ये भवभूत क्या कथन है? भोजराज, ये श्रृंगार रस को मूल रस मानते हैं। कौन? भोजराज, ठीक ना। किसको मूल मानते हैं? श्रृंगार रस। इसे क्या कहते हैं? मूल रस मानते हैं। इनका कथन क्या है यह देख लीजिए। श्रृंगारमेव रसनाद रसमाम नामः। श्रृंगारमेव रसनाद, क्या कहते हैं? श्रृंगारमेव रसनाद, मेव रसनाद, ठीक है। श्रृंगारमेव रसनाद रसमाम नामः। रसमाम नामः। देखो भाई, गलत ना लिखा जाए, 1000 बार देख लो, देख देख के पढ़ा दो, ठीक है,
लेकिन सही पढ़ाना है। अब देखो, भोज, भोज जो पशु होते हैं भोज किस में करते हैं? नाद में करते हैं। तो जब इस तरह कथन दे और वहाँ नाद हो ऐसे, तो समझना कि भोजराज का कथन है, ठीक ना। नाद टिक लगा लो, भोजराज का कथन है, ठीक। श्रृंगार में रसनाद, ऐसे ट्रिक से याद करते हैं। पूरा वाक्य कहाँ याद कर पाओगे, इसे 100 याद करना है आपको, ठीक। तीसरा कथन, नारायण पंडित ने आश्चर्य रस को मूल रस माना है। किसने? नारायण पंडित। नारायण पंडित ने आश्चर्य रस को क्या? मूल रस माना है। क्या माना है? मूल रस। इस पे ध्यान दीजिएगा, मूल रस मतलब प्रधान रस, ठीक ना। आश्चर्य रस को माना है। और इसमें क्या, इसका जो वाक्य है वो है तच्चमत्कारः, 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 तच्चमत्कारः सारत्वे, क्या? सारत्वे, ऐसा आपका कथन है इसका, ठीक ना। तो ये बताओ, आपके लिए एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि इसमें कौन सी संधि है, ठीक ना। और इसका संधि विच्छेद करके बता दो, क्योंकि संधि से संबंधित मैंने वीडियो बनाई है। आज जो हमारे जो यूपी टीजीटी पीजीटी पीआरटी की मैं तैयारी करवा रहा हूँ, ठीक ना, उसमें इस समय संधि ही पढ़ा रहा हूँ। डीएसएसबी में टीजीटी पीजीटी पीआरटी की तैयारी करवा रहा हूँ, उसमें संधि ही मैं पढ़ा रहा हूँ। और अभी डेमो क्लास चल रहा है, इसमें तो हमारा रस चल रहा है, रस प्रवाहित कर रहा है। रस के बाद में आपका कमेंट आ रहा है, मैं देख रहा हूँ। रस के बाद में कविता पढ़ाऊंगा, कहानी पढ़ाने का तरीका बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक ना। फिर से छंद पढ़ाऊंगा, फिर अलंकार पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा। चौथा देखो, रूप गोस्वामी ने मधुर रस, रूप गोस्वामी ने मधुर रस को प्रधान रस माना है। किसको? मधुर रस। मधुर रस या यूं कहें भक्ति रस। चलो आप हमें बताओ, रस कितने प्रकार के होते हैं? कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो, टाइप कर दो अभी। और अभिनव गुप्त ने शांत रस को प्रधान माना है। क्या? अभिनव गुप्त, क्या? अभिनव गुप्त ने किसे माना है? शांत रस को प्रधान रस माना है। किसने? अभिनव गुप्त ने। अब ये बताइए, अभिनव गुप्त का संबंध किस मतलब कि दर्शन से है? शैव दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, किससे संबंधित है? ठीक है, ये आप बता दीजिए। और हो सके तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आराम से। ओके, अब देखो एक बार और समझ लो। भवभूति ने करुण रस को मूल रस माना है। एको रसः करुणा एव। भोजराज नाद, भोज नाद। भोजराज ने श्रृंगार रस को मूल माना है। श्रृंगार में रसनाद रसमाम नामः। नारायण पंडित ने आश्चर्य रस को प्रधान माना है। तच्चमत्कार सारमेव। यह है। रूप गोस्वामी ने मधुर रस या भक्ति रस को प्रधान माना है। अभिनव गुप्त ने शांत रस को प्रधान रस माना है। ठीक है, इसके बाद ये मेरा एक छोटा सा प्रयास रहा। इसके बाद मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। और मैंने आपको बताया था ना, जो पार्ट 1 में ही मैंने बताया था कि जो रस संप्रदाय है ना, रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि। भरत मुनि ने एक वाक्य कहा था और बहुत हमें अच्छा लगा कि आपने कमेंट बॉक्स में टाइप कर। देखो कमेंट बॉक्स में ज्ञानवर्धक बातों की टाइप की चर्चा करो, ठीक ना, अच्छी अच्छी बातें उसमें टाइप करो, ठीक ना। आपने जवाब दिया था, हमारा मन मतलब गोल्डन मतलब गार्डन हो गया। क्या आपने कहा था कि गुरुजी विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति है, यह नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में है? आपने हमें बताया था कि 6वें अध्याय में है। वेरी गुड, जिसने भी बताया था ना, बेस्ट ऑफ लक। ऐसे तैयारी करना, ठीक ना। और ऐसी सी बातों पे आप लोग चर्चा किया करो, ना कि इधर कुचुर कुचुर वाली बातों मत करना, ठीक ना। कभी निगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए, हमको अच्छा नहीं लगता है, ठीक ना। आप हमसे जुड़े हो, पॉजिटिव रहो,
देखो मैं पॉजिटिव रहता हूँ ना, और हमसे जुड़े हो तो ये चीज़ सीख लो कि विषम परिस्थितियों में भी पॉजिटिव रहना है, तब सफल हो जाओगे, निश्चित मैं बता रहा हूँ, यही मैं अपनाता हूँ। ठीक है, आप हमें बताइए कि जैसे मान लो कि अगली वीडियो किस पे रहेगी, अभी मैं हिंट देते रहा हूँ। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति है। इस जो निष्पत्ति शब्द है, इस पे किसको किसको आपत्ति है? 4 आचार्यों ने अपना अपना विचार रखा है। कौन कौन से आचार्य हैं? और चारों जैसे भट्ट लुल्लट हो गए, शंकुक हो गए, ठीक ना, तो इन लोगों का संबंध किस दर्शन से है? ठीक, आप हमें बताइए भट्ट लुल्लट का संबंध किस दर्शन से है? अभिनव गुप्त भी उसमें है, इनका संबंध किस दर्शन से है? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिए। और जो भाग 5 रहेगा ना, उसमें मैं उसी पे चर्चा करूंगा, और वह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं उस वीडियो में जो हमारे जीवन को मतलब बदल सकती है। उसमें से तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, ओके। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो कि हमारे साथ बहुत से मतलब कि साथी जुड़े हुए हैं, जो मतलब ये अनाउंसमेंट किया था ना कि जो अनाथ स्त्री है, दिव्यांग अनाथ स्त्री है, विधवा स्त्री है, दिव्यांग पुरुष हैं, ठीक है, किन्नर समाज से आप हैं, तलाकशुदा हैं, तो इनसे कोई गुरु दक्षिणा नहीं लिया जाता है। तो अगर मान लें कि अभी तैयारी शुरू हो गई है, तो उनके लिए विशेष इन्फॉर्मेशन है, सूचना है, ध्यान से सुन लीजिएगा कि जो यूपी टीजीटी पीजीटी पीआरटी की तैयारी चल रही है, अगर उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है या करना चाहते हैं डीएसएसबी के लिए भी, तो एक बार चूँकि इंटरव्यू और डेमो क्लास के लिए तो जुड़ चुके हो आप, लेकिन अगर इसमें यूपी के लिए डीएसएसबी के लिए अगर जुड़ना चाहते हो, तो एक बार पुनः आप अपना प्रमाण पत्र, जैसे दिव्यांग हो तो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, और डीएसएसबी का से संबंधित अगर जैसे मान लो कि चाहते हो तो मैसेज कर देना कि सर हम तैयारी करना चाहते हैं, आपको मुफ्त में जोड़ दिया जाएगा इस क्लास से। ये क्लास चल रही है। यूपी टीजीटी पीजीटी पीआरटी के लिए आपने फॉर्म भरा होगा, उस फॉर्म को, और अगर मान लें कि आपका तलाक हो चुका है तो तलाक से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक ना। चाहे जैसे हमारे साथ जैसे कुछ लोगों का ऐसा कमेंट आता है कि गुरुजी और मैं 4 सालों से पति से दूर अलग रहती हूँ, सोचो कलेजा फट जाता है सुनकर। एक का आज मैसेज आया था, नाम तो मैं किसी का नहीं बताता हूँ, मैंने बताया ना कि आपका मैटर भले ही मैं बोल दूँ, लेकिन नाम को मैं गोपनीय रखूँगा, समझे ना। तो उसने बोला कि मैंने मम्मी पापा और भैया तीनों को मैंने खो दिया है। मैंने कहा कि आइए, आपका हार्दिक स्वागत है। उनको मैंने क्लास में जोड़ दिया। तो अगर आप मेरी वीडियो को देख रही हो, तो अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी पीआरटी की तैयारी करना चाहती हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको इसमें भी जोड़वा दूंगा। ठीक, डीएसएसबी के लिए भी जुड़ सकती हो, ठीक ना। जितने भी हो एक बार कमेंट तो कर देना, जुड़ जाओगे। और अगर आपको भी जुड़ना है तो आप भी जो हमारा नंबर है थंबनेल पे दिख रहा है, उसके माध्यम से जुड़ सकते हो। फिर मिलते हैं भाग 5 के साथ, भट्ट लुल्लट के साथ, ठीक है। अपनी तैयारी को जारी रखिए। बेस्ट ऑफ लक।